प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी बहुत दिनों से पेंडिंग गहरे समुद्र की प्रमुख प्रोजेक्ट से ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। कंपनी को अपनी इस प्रमुख प्रोजेक्ट से प्रोडक्शन शुरू करने में काफ़ी देरी हुई है। कंपनी ने कहा है कि इससे उसे कई साल के प्रोडक्शन में गिरावट के रुख को पलटने में मदद मिलेगी। कंपनी ने बयान में कहा कि बंगाल की खाड़ी में गहरे पानी के KG-DWAN 98/2 ब्लॉक से पहला ऑयल 7 जनवरी को निकला है। कंपनी ने कहा है कि वह धीरे धीरे यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ाएगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस ब्लॉक से प्रोडक्शन शुरू होने की घोषणा की। हालांकि न ही कंपनी ने यह बताया कि अभी कितनी मात्रा में ऑयल का प्रोडक्शन शुरू हुआ है। उन्होंने मौजूदा प्रोडक्शन के बारे में कोई संकेत न देते हुए कहा कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन प्रतिदिन 45,000 बैरल और गैस प्रोडक्शन 1 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन रहने की उम्मीद है। ONGC ने बयान में कहा है कि 98/2 प्रोजेक्ट से उसकी कुल ऑयल और गैस प्रोडक्शन क्षमता में क्रमशः 11% और 15% की बढ़ोतरी होगी। ONGC ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1.84 करोड़ टन कच्चे ऑयल और 20 अरब घन मीटर प्रतिदिन गैस का प्रोडक्शन किया था। KG-DWAN 98/2 ब्लॉक केजी बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्री के KG-D6 ब्लॉक के पास है। आंध्र प्रदेश तट से 45 किलोमीटर दूर यह ब्लॉक 3,200 मीटर गहरे पानी में स्थित है। इस ब्लॉक की खोजों को क्लस्टर 1, 2 और 3 में बांटा गया है। सबसे पहले क्लस्टर 2 में प्रोडक्शन शुरू हुआ है। क्लस्टर 2 ऑयल का प्रोडक्शन नवंबर 2021 तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। ONGC ने समुद्र के नीचे से ऑयल का प्रोडक्शन शुरू करने के लिए फ्लोटिंग जहाज आर्मडा स्टर्लिंग भी किराए पर लिया है। इसका 70% स्वामित्व सापुरजी पालुनजी ऑयल एंड गैस के पास और 30% मलेशिया की भूमि आर्मडा के पास है। ONGC ने क्लस्टर 2 ऑयल की पहली समय सीमा मई 2023 निर्धारित की थी। इसे बाद में बढ़ाकर अगस्त 2023, सितंबर 2023, अक्टूबर 2023 और अंत में दिसंबर 2023 किया गया था। ONGC बहुत सालों से कृष्णा नदी के बेसिन में तेल निकालने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, लेकिन कुछ परेशानियों और वैश्विक महामारी के कारण इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी हो गई थी। लेकिन अब बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी के बेसिन से तेल का उत्पादन शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी के बेसिन में KG-DWAN 98/2 ब्लॉक में पहली बार तेल का उत्पादन किया गया। कृष्णा गोदावरी बेसिन के जिस प्रोजेक्ट से तेल निकाला जा रहा है वो बंगाल की खाड़ी के डेल्टा का हिस्सा है और आंध्र प्रदेश की जल सीमा से 35 किलोमीटर दूर है। इस पूरे ब्लॉक को 3 क्लस्टर्स 1, 2, 3 में बांटा गया है। आइए अब हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के बारे में बात करें। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। इस बीच UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान मंगलवार 9 जनवरी को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से वो PM मोदी के साथ एक रोड शो कर रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में कई देशों के बड़े नेता हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। PTI भाषा के मुताबिक अहमदाबाद शहर के पुलिस उपायुक्त यातायात पूर्व सफ़ीन हसन ने रोड शो को लेकर जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि 3 किलोमीटर लंबा रोड शो हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की ओर से UAE के राष्ट्रपति की अगवानी के बाद शाम को शुरू होगा। हसन ने कहा कि रोड शो इंदिरा ब्रिज पर समाप्त होगा, जो अहमदाबाद को गांधीनगर से जोड़ता है। ब्रिज सर्कल से दोनों गणमान्य व्यक्ति गांधीनगर में अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बुधवार 10 जनवरी को गांधीनगर में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में शिखर सम्मेलन के 10वें सत्र का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की एक विज्ञप्ति के अनुसार 8 से 10 जनवरी तक गुजरात की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान मोदी विश्व के नेताओं, शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, CEO के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद 9 जनवरी को सुबह करीब 9:30 बजे मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां वो विश्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उसके बाद शीर्ष वैश्विक कंपनियों के CEO के साथ बैठक करेंगे।
पीएम मोदी ने कहा कि दोपहर करीब 3 बजे वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन के लिए 34 साझेदार देश और 16 साझेदार संगठन हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी यूएई प्रेसिडेंट के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। 2022 में पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर गए थे, तब राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अबू धाबी एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की थी। पीएम मोदी अपने कार्यकाल में 6 बार यूएई जा चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित कर चुका है। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को अहमदाबाद में उतरते ही गले लगाया, फिर रेड कार्पेट पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई की यात्रा के दौरान दोनों देश रुपये और दिरहम में कारोबार करने का ऐलान किया था। इसके अलावा अबू धाबी में आईआईटी बनाने पर भी सहमति बनी थी। यूएई गुजरात के न्यू एनर्जी में $2 बिलियन का भी निवेश करेगा। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से पीएम मोदी की नज़दीकी नहीं है। पिछले साल जुलाई में जब पीएम मोदी यूएई गए थे तो उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति से अपनी मुलाकात में कहा था कि अल नहान से हमेशा भाई का प्यार मिला। उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरह से हमारे देशों के बीच संबंधों का विस्तार हुआ है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे दोस्त के रूप में देखता है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान पहली बार भारत यात्रा पर 2017 में आए थे, तो वह संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस थे और भारत सरकार ने उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता दिया था। इसके बाद से यूएई और भारत के रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ गई। इसके बाद पीएम मोदी ने भी यूएई की यात्रा की। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूएई की यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी अबू धाबी में 700 करोड़ रुपए की लागत से बने BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अबू धाबी के जायद स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हाउडी मोदी की तरह होने वाले इस कार्यक्रम का नाम ऐलान मोदी दिया गया है। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की संभावना है। भारत यूएई से क्रूड ऑयल आयात करता है। यूएई पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत में तेल निर्यात करने वाला तीसरा बड़ा देश रहा। भारत के तेल आयात में यूएई की हिस्सेदारी 10% है। तेल के अलावा दोनों देशों के बीच $85 अरब का कारोबार होता है। अब दोनों देश इस कारोबार को $100 अरब करने की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में यूएई रिन्यूएबल एनर्जी, फूड पार्क और हेल्थ सर्विस सेक्टर में निवेश के समझौतों को मंजूरी देगा। वाइब्रेंट समिट के 10 संस्करण की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जनवरी को गुजरात पहुंचे थे। 9 जनवरी को उन्होंने तमाम दूसरे वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने वाइब्रेंट समिट से पहले ग्लोबल ट्रेड शो की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने एक 20 रुपये का सिक्का जारी किया जो वाइब्रेंट समिट के 20 साल पूरे होने पर है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेड शो को देखा और फिर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।